अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त सख्त मुश्किलात का शिकार है। इंट्रा पार्टी इलेक्शन कलअदम करार दिए जा चुके हैं। बल्ले का निशान हासिल करने के लिए दोबारा इंतखाबात कराना जरूरी है। चेयरमैन पीटीआई की पोजीशन भी खतरे में है क्योंकि इलेक्शन कमीशन कल एक ऐसी दरखास्त की समाअत करने जा रहा है जो चेयरमैन पीटीआई के मुस्तकबिल का फैसला करेगी। खालिद महमूद खान ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ को पार्टी ओहदे से हटाने की दरखास्त दी थी, जिसमें तोशाखाना केस में सजा की बुनियाद पर चेयरमैन पीटीआई को ओहदे से हटाने का मुतालबा किया गया है। अब कल चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी बेंच इस केस की समाअत करेगा और फैसला करेगा ये चेयरमैन पीटीआई पार्टी ओहदे पर रह सकेंगे या नहीं। दूसरी जानिब बानी रहनुमा तहरीक इंसाफ अकबर एस बाबर का भी ये मानना है कि तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान बल्ला इस वक्त खतरे में, बल्कि बतौर सियासी जमात तहरीक इंसाफ के इलेक्शंस लड़ने पर पाबंदी भी लग सकती है। वो खुद कुछ मकामी और कुछ ओवरसीज रहनुमाओं के साथ इस वक्त मैदान में मौजूद हैं जो तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड दिलाने और पार्टी में अपना खोया हुआ मकाम दोबारा हासिल करने के लिए जतन कर रहे हैं। उनके इस मकसद में कुछ पुराने रहनुमा जिन्हें पार्टी से निकाला गया था, जिसमें सईदुल्ला खान न्याजी, कमांडर रजा हुसैन शाह, महमूद खान, यूसुफ अली, बिलाल राना, ख्वाजा इम्तियाज़ और फौजिया कसूरी वगैरह इस मिशन में अकबर इस बाबर के साथ हैं। अकबर इस बाबर का यह भी मानना है कि पीटीआई का इब्तदाई निशान चिराग था। 2002 में उन्हीं की कोशिशों की वजह से बल्ले का निशान पीटीआई को मिला। इस बारे में वो क्या कहते हैं, जरा उसकी एक झलक सबसे पहले रखता है। 1997 में जो हमारा इलेक्शन सिंबल था वो चिराग था। जब 2002 के इलेक्शन आए उस वक्त हमने फिर ये फैसला किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो ज्यादा मौजूद इलेक्शन सिंबल बनता है वो बल्ला है। अगस्त 2002 में ये दरख्वास्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से मैंने ही जमा कराई थी इलेक्शन कमीशन में, जिसके नतीजे में फिर बल्ले का निशान मिला था। आज ये बल्ले का निशान जो है खतरे में है, इसीलिए मैं अब ये मुहिम करने चला हूँ, वर्करों में आगाही पैदा करूँ। इलेक्शन कमीशन के इस फैसले के बाद सियासी मंजरनामे पर यह बहस हो रही है कि अडयाला जेल में कैद पीटीआई के चेयरमैन दोबारा पार्टी इंतखाबात में इसी ओहदे के लिए अपना नाम पेश कर सकते हैं या नहीं। ये सवाल भी ज़ेरे गर्दिश है कि इस वक्त पीटीआई की क़यादत मंजर आम पर मौजूद नहीं है। इंट्रा पार्टी इंतखाबात इतने मुख्तसर दौरानिये में कैसे मुमकिन हो सकेंगे, और ये सिर्फ वाहिद मुश्किल नहीं है जो पीटीआई के लिए आने वाले वक्त में तमाम सफरी कठिन साबित करेगी, बल्कि बाद सियासतदान ये भी समझते हैं कि फैसला हो चुका है, इलेक्शंस होंगे तो बल्ले का निशान बैलेट पेपर पर नहीं होगा, और बल्ले का निशान बैलेट पेपर तो उसका टिकट लेने वाले मैदान में नहीं होंगे। ये मुस्तफ़ा नवाज खोखर की राय है। साबिका अपोजिशन लीडर राजा रियाज इससे ज़रा मुख्तलिफ राय रखते हैं। इसके अलावा चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ केसेस की भरमार है। कल सिर्फ एक रोज़ में मुख्तलिफ तफ्तीशी टीमों ने चेयरमैन पीटीआई से तकरीबन 13 घंटे तवील तफ्तीश की। नैब के मुख्तलिफ अफसरान दिन भर वक्फे से तफ्तीश के लिए जेल पहुँचते रहे। नैब के तफ्तीशी अफसर असिस्टेंट डायरेक्टर मोहसिन अली खान इतवार के सुबह 9:30 बजे अडयाला जेल पहुंचे। इसके बाद सुबह 11:30 पर डिप्टी डायरेक्टर मियां उमर नदीम और असिस्टेंट डायरेक्टर मोहम्मद वकास जेल पहुंचे और तफ्तीश में हिस्सा लिया। फिर शाम 4:30 बजे नैब के एक और असिस्टेंट डायरेक्टर उजैर अहमद सेंट्रल जेल अडयाला पहुंचे और तफ्तीशी टीम के साथ मिलकर तफ्तीश की। इसके बाद रात 9 बजे नैब के असिस्टेंट डायरेक्टर अब्दुर्रहमान तैयब सेंट्रल जेल अडयाला पहुंचे और तफ्तीशी टीम को ज्वाइन किया। कल चेयरमैन पीटीआई को जुडिशल कॉम्प्लेक्स में पेश करने के अहकामात दिए गए हैं, लेकिन खदशात है कि चेयरमैन पीटीआई को कल भी अदालत पेश नहीं किया जाएगा। अडयाला जेल के बाहर सिक्योरिटी की सूरत हाल भी कशीदा है, क्योंकि आज जब बुशरा बीबी जेल में 190 मिलियन पाउंड अलकादर यूनिवर्सिटी केस की समाअत के लिए पहुंची तो दर्जन भर अफराद ने उनको देखते ही काला जादू नामंजूर के नारे मुबैना तौर पर लगाए। उनकी गाड़ी को रोका गया। कुछ मनाजिर हैं जो देखे जा सकते हैं कि वो जा रही थी तो चंद लोग उनकी गाड़ी को हिसार में लिए हुए थे, रोकने की कोशिश कर रहे थे, मजामत कर रहे थे और फिर नारे भी बुलंद किए जा रहे थे। पुलिस, अगर वो विजुअल्स आपके पास है तो वो विजुअल्स भी प्ले करें, जिससे दिखाई देता है कि कल जो जुडिशल कॉम्प्लेक्स में चेयरमैन पीटीआई की पेशी है वो भी जो है वो मुश्किल का शिकार हो सकती है। जाहिर है इसको जवाब बनाया जा सकता है कि सिक्योरिटी सूरत हाल ठीक नहीं है। बार कैफिन तमाम तर मामला पर बात करेंगे। इस वक्त बानी रहनुमा साफ अकबर एस बाबर साहब ने भी ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम अकबर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर, सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, ये बल्ले का निशान बैलेट पेपर पर देख रहे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने दोबारा अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। जो इस वक्त हालात हैं तो ख़तरे में नज़र आ रहा है बल्ले के निशान, ना सिर्फ ख़तरे में बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक जमात के तौर पे इलेक्शन में हिस्सा लेना जो है उस हवाले से भी शकूक उठ रहे हैं। और बेसिकली ये आप और मैं प्रोग्रामों में इन मामलात की निशानदही करते रहे हैं। ये एक खुदकश सियासत का नतीजा है
और जब आप वो सियासत करते हैं तो न सिर्फ अपने आप को तबाह करते हैं बल्कि आसपास यानी जो माशरा होता है उसको भी बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। और लोग ये कहते हैं कि जी पॉपुलर हैं, बड़े पॉपुलर हैं, ये एक आम मिथ सी बनी हुई है। मेरा ये कहना है कि आपको पाकिस्तान के माशरे को इस पॉपुलैरिटी से क्या मिला? सियासत से तो ये होता है कि सियासत में जब आप आते हैं तो एक बड़े मकसद के लिए आते हैं कि आप एक माशरे को बेहतर करेंगे, आप लोगों की ज़िंदगियों को बेहतर करेंगे, आप लोगों के लिए रोज़गार के मौके पैदा करेंगे, मईशत को बेहतर करेंगे, लोगों की ज़िंदगियों में सुकून लाएंगे। ये इंतशार और तसादुम और इस सियासत ने पाकिस्तानियों को क्या दिया, ये है सोचने की बात। तो ये इन तमाम जो मामला चलते आ रहे हैं चंद सालों से, ये उसका नतीजा है। और आज जो मैं मैदान में हूँ, मैं पहले दिन से इसीलिए मैं खड़ा हुआ था कि ये जो सियासत है ये नुकसानदेह है, तबाहकुन है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, और हमें अपना काबा किबला ठीक करना चाहिए। नहीं, लेकिन अकबर साहब मेरा सवाल ये है, अकबर साहब मेरा सवाल ये है कि पीटीआई की सियासत का इसमें क्या रोल होगा कि बल्ले का निशान उसे छीन लिया जाए? पीटीआई इसको इस तरह से जस्टिफाई करती है कि हमने इंट्रा पार्टी इलेक्शंस कराए और बिल्कुल हमने कानून और कायदे के मुताबिक कराए, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 1 साल तक ये फैसला महफूज रखा, तो ये जस्टिफाइड होगा कि एट दिस पॉइंट इन टाइम बल्ले का जो निशान है वो पीटीआई से छीन लिया जाए? देखिए, पीटीआई ने आज ये कहते हैं कि जी हम इलेक्शन और हम ज़ेर अताब हैं इसलिए हमारे लिए मुश्किलात हैं, और ये मामला जो है बड़े मुश्किल हैं कितने थोड़े अरसे में। लेकिन अगर आप पीटीआई की तारीख देखें तो 2013 में भी पीटीआई ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराए थे। उस वक्त पार्टी के जो इलेक्शन कमिश्नर थे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, वो हामिद खान साहब थे, और वो इलेक्शन में बहुत बड़े पैमाने पे धांधली हुई, बेकायदगी हुई, पैसे का रेल पेल हुआ, जिसके लिए फिर वर्करों का जब प्रेशर आया तो जस्टिस वजीउद्दीन को एक इलेक्शन ट्राइब्यूनल का सरबराह बनाया गया, और उन्होंने अपनी जो फाइंडिंग्स थी उसमें ये बात साबित की कि बहुत बड़े पैमाने पे बेकायदगी हुई है, और जिन लीडर्स की निशानदेही की कि इन्होंने पैसा इस्तेमाल किया है, करप्शन किया है, इनको पार्टी से निकाल दें, तो बजाय इसके कि उनको पार्टी से निकालते, जस्टिस वजी को पार्टी से निकाल दिया गया। तो ये पीटीआई की एक तारीख है। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि ये जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन और इसको नाफिज करना, ये तमाम सियासी जमात पे करना चाहिए और बड़ी सख्ती से करना चाहिए। और ये मेरा मौक़िफ़ आज का नहीं है, बहुत पुराना है कि 2 चीज़ें आपने करनी है तो सियासी जमातें इदारा बनेंगी। एक, जमातों को डेमोक्रेटाइज करना है, शख्सी और ख़ानदानी कब्ज़े से आज़ाद करना है। महज वो इक़्तिदार की एक सीढ़ी है जिसके लिए वो वर्कर्स को इस्तेमाल करते हैं और उसको इस ईंधन, इक़्तिदार की जंग में एक ईंधन के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, उस आग की भट्टी में फेंक देते हैं, जैसा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हुआ और होता आ रहा है और आज भी हो रहा है। दूसरा, हर जमात की जो फंडिंग है उसकी बाकायदा स्क्रूटिनी होनी चाहिए, जिस तरह हमने 8 साल लगे, ये 2 महीने का काम है। वो ठीक है। आपके पास ऑडिट रिपोर्ट है। मेरा सवाल ये सर कि किसी मेनस्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी से, देखिए पीटीआई मेनस्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी है, ये एडमिटेड फैक्ट है, ऐसी पॉलिटिकल पार्टी से ऐसी सूरत में कि जब इंतखाबात का बिगुल बच चुका है, फरवरी में इलेक्शंस की बात हो रही है, भल्ले का निशान छीन लिया जा रहा है, जो आज तक पॉलिटिकल हिस्ट्री के अंदर किसी मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी के साथ नहीं हुआ, ये होगा तो क्या इससे ये तासुर नहीं जाएगा कि नहीं भी पीटीआई पर उफ्ताद गिर रही है इस वक्त? देखिए, हमारी जो सियासत का एक अनफॉर्चुनेट पहलू है वो ये कि कल का विलन आज का हीरो, आज का हीरो कल का विलन। कहते हैं कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए। तो पीटीआई से मैं पूछता हूं कि क्या 2018 में लेवल प्लेइंग फील्ड था? यही तो हमारी ट्रेजेडी है। हमें, जब मैं डिमांड करता हूं कि आप इंट्रा पार्टी इलेक्शंस में जो जमातें जो जमहूरियत की अलामत हैं, वो अपनी जमातों में जमहूरियत क्यों नहीं छोड़ती, इजाजत नहीं देती? वो अपनी जमात में अपने वर्कर्स पे भरोसा क्यों नहीं करती? अच्छा, लेकिन वो ये भी कहते हैं कि जो 2018 में क्यों नहीं कराती? क्योंकि वो इक़्तिदार के लिए 2023 में जो कुछ हो रहा है इस हद तक 2018 में नहीं हुआ था। वो मशरूत अंदाज में ये तो मानते हैं कि 2018 में शायद लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होगा, लेकिन वो कह रहे हालात इतने बदतर नहीं थे 2023 में, ऐसे नहीं थे जो सूरत हाल आज हो रही है। 2018 में कम से कम इतने बदतरीन हालात नहीं थे, ये पीटीआई कहती है। देखिए, तो जूता जो होता है ना, जो टाइट होता है, वो तो जो पहनता है उसको पिंच करता है ना कि कितना तकलीफ देता है। तो उस वक्त के जो लोग गुजरे उस माहौल से, ये तो आप उनसे पूछें कि उनके साथ कितनी ज्यादती हुई और किस वो मुश्किलात से गुजरे। आज जो गुजर रहे हैं, तो ये कहना, देखिए, 2 wrongs don't make a right।
इसीलिए तो मैं कहता हूं पाकिस्तान की सियासत में एक फ्रेश बिगिनिंग की जरूरत है, और फ्रेश बिगिनिंग आपने सियासी जमातों से करनी है। और ये देखिए, आइंस्टाइन कहता था कि वही काम बार बार करें और उसी तरीके से करें और मुख्तलिफ नतीजे तवक्को करें, तो ये इंसैनिटी है, ये पागलपन है। हमें इलेक्शन से कोई नया नतीजा निकलेगा। आपके प्रोग्राम में मैं कह चुकने से कह रहा हूं, 10 इलेक्शन करा लें, वही क्यादत सामने आएगी। आप मुझे आज आपके प्रोग्राम में बैठ के अगर कहते हैं कि जी फर्ज किया मुस्लिम लीग नवाज इलेक्शन जीती है, मैं 80% उसकी काबीना अभी आपको बना के दे दूंगा। पीपल्स पार्टी जीती है, मैं उसकी काबीना बना दूंगा। पीटीआई की तो काबीना ही फारिग हो गई ना, सब कुछ ही फारिग हो गया। अभी ये जो नए लाते हैं किस किस्म के लीडरशिप को लेके आते हैं। पहले पीटीआई को हवाले किया उजरती सियासतदानों के हाथ में, और कुछ ऐसे लोग थे जो कंगले थे, जो आज अरबपति हो गए हैं। अब पीटीआई को वकीलों के हवाले किया जा रहा है। जो वकीलों की सियासत है और कौमी सियासत में बड़ा फर्क है। वो इसीलिए हो रहा है कि वो जमात इदारे के तौर पे फंक्शन ही नहीं कर रही, वो डेमोक्रेटिक नहीं है, वो वर्करों के आगे जवाब नहीं है, उसकी जो लीडरशिप है। यही तो असली दे आर नॉट लेफ्ट विद एनी अदर ऑप्शन। किसी पॉलिटिकल बंदे को अगर वो आगे करते हैं तो उसके ऊपर पर्चे इतने होते हैं, अगर नहीं होता, कोई क्लीन होता है तो वो पर्चे करा के घर बैठ जाता है। देखिए, मैं आपके सामने बैठा हूं ना, इस तरह मैं आपके सामने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आपने जो लोगों के नाम लिए, हम सब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं जिन्होंने इस पार्टी को बनाया, हम आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक सही डायरेक्शन में लीड करने के लिए तैयार हैं, और हम इंशाल्लाह करेंगे। वो वक्त आएगा, जितना जल्दी आए उतना बेहतर है, उतना नुकसान कम होगा। हम पे कोई पाबंदी नहीं है, हम पे कोई कदगने नहीं है। जिन लोगों ने ये जो इंतशार की सियासत की, अब आप बात करते हैं ना, एक तारीख लीजिए। इस वक्त हमारे जो वकील हैं जो लेवल प्लेइंग फील्ड के अलावा बड़े दावे करते हैं कि जी आइन और कानून की बालादस्ती होनी चाहिए, और ये मुझे उनसे सिर्फ एक सवाल है कि पिछले 5-8 सालों में जो जितने पाकिस्तान में बलवे हुए, पुलिस पे हमले हुए, जुडिशल कॉम्प्लेक्स पे हमला हुआ, सुप्रीम कोर्ट पे लाहौर में 55 पुलिस वाले जख्मी किए गए, फिर 9 मई का सालिया हुआ, एक शख्स को अभी तक सजा नहीं दी गई। तो जिस मुल्क में रिट ऑफ द स्टेट ही नहीं है, जिसमें इदारे फंक्शन नहीं करे इंसाफ के, उसमें आप क्या किससे गिला करेंगे? यही तो वो बुनियाद है जिस पे हमने चलना है। आपने अपने आप से शुरू करना है। सियासी जमातों को खुद रोल मॉडल बनना होगा, उन्होंने सिविलियन इदारों को मजबूत करना होगा, उन्होंने पार्लियामेंट को मजबूत करना होगा। कोई पूछे कि पीटीआई की जो हुकूमत गुजरी है उसमें पार्लियामेंट को मजबूत करने के लिए किया गया, उसको कमजोर किया गया, उसको मजीद डाइल्यूट किया गया। लीडर ऑफ द हाउस पार्लियामेंट में नहीं आता था, अपोजिशन से हाथ मिलाने के लिए तैयार नहीं था। वो एक ही बात करता था, मैं नहीं छोड़ूंगा। अमेरिका जाता था, कहता मैं जेल में एसी उतार दूंगा। ये कोई सियासत है? इस सियासत से पाकिस्तान को क्या मिला, पाकिस्तानियों को क्या मिला? हम बद से बदतर होते चले गए। हमने ये चीज चेंज करनी है। इसीलिए मैं कहता आ रहा हूं कि 2 काम आपको करने हैं। आपकी सियासत की जो बुनियाद है, जिसके इर्द गिर्द सियासत घूमती है, जमहूरियत घूमती है, इदारे घूमते हैं, वो सियासी जमातें हैं। आपने सियासी जमातों पर तवज्जो नहीं दी। आप सियासी जमातों को रेगुलेट करें कानून के तहत, उनको डेमोक्रेटाइज करें, उनको आजाद करें शख्सी तसल्लुत और खानदानों के तसल्लुत से। आप उनको इदारा बनाएं। आप देखें पाकिस्तान में कैसे तब्दीली आई थी। अकबर साहब, ये कौन चाहता है कि सियासी जमातें डेमोक्रेटाइज हो जाए, पाकिस्तान में डेमोक्रेसी उस तरह से फले फूले और परवान चढ़े? खैर, ये एक लंबी बहस है। लेकिन अकबर साहब, एट दिस पॉइंट इन टाइम जो कुछ पीटीआई के साथ हो रहा है, पीटीआई को इन हालात में देखकर, वही पीटीआई जिसके लिए आप कहते हैं कि 2002 में आपने बल्ले का निशान हासिल किया, चिराग से आप समझते थे नहीं ये अप्रोप्रिएट निशान है, आज जब वो निशान छिन रहा होगा, पीटीआई मुश्किलात में घिरी हुई होगी, तो अब बानी रहनुमा पीटीआई कैसा महसूस करता है? हमें बहुत तकलीफ होती है, और यकीन कीजिए मुझसे यानी आप ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि जो पीटीआई के वर्कर हैं, जो सपोर्टर्स हैं, जो किसी न किसी ताल्लुक से मेरा उनसे वास्ता पड़ता है, आज भी मुझे मैसेजेस की भरमार थी। और यकीन करें वो एक ही बात कहते थे कि बाबा साहब पीटीआई को बचा लें, क्योंकि उन्होंने पीटीआई के साथ उनकी हमदर्दियां हैं, उन्होंने दिल जोड़े हुए हैं, वो उनसे तवक्कुआत रखते थे, वो इमोशनल एक अटैचमेंट हो जाती है। मुझे बस ये एक बात बार बार आती है, घूम फिर के आती है, बाबर साहब कुछ करें, बाबर साहब पीटीआई को बचाएं। तो मैं तो सिर्फ पीटीआई को बचाने के लिए निकला हूं। मुझे ना कोई ओहदा चाहिए, ना पीटीआई का ओहदा चाहिए, ना कोई और ओहदा चाहिए। मैं तो कहता हूं कि इस जमात और इस जमात जिस मकसद के लिए बनी थी, इसको हम बचाएं, ताकि वो जो लोग हैं, नौजवान हैं, जो इससे वाबस्ता हो गए, वो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में रहें, वो मेन स्ट्रीम पाकिस्तान के लिए एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट में काम कर सके, ऐसा काम कर सके जिससे नेशन बिल्डिंग हो। मैं आपके प्रोग्राम में बार बार ये कहता था कि ये जो सियासत करी है इंतशार की, ये जो है तसादुम की, इससे इदारे कमजोर होंगे, इससे जमहूरियत कमजोर होगी, इससे पाकिस्तान को कुछ नहीं मिलेगा। आज वो हकीकत साबित हो गई है।
आइंदा के लिए मेरी यही जद्दोजहद है कि हमने ये पीटीआई एक बहुत बड़े मकसद के लिए बड़े प्यार से बनाई थी, ये हाईजैक हो गई है, अब ये चंद वकीलों के हत्थे चढ़ गई है, ये इसको मजीद उस तरफ पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक ले जाने के चक्कर में है। हमने इसके लिए मुकाबला करना है, हमारी जंग है ये। अगर हम इसमें कामयाब हो गए तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि पीटीआई का एक खूबसूरत बेहतरीन चेहरा सामने आएगा जो सबके लिए काबिल अकबर साहब, कबूल ये भी होगा मुकाबला आप किस और फॉरम पे सियासत कर रहे में हैं एक इस मस्बत वक्त, किरदार भी और अदा कितने लोग करेगा। आपके साथ हैं? व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? ये जंग तो आपने 2014 से शुरू की हुई है। देखिए, वे फॉरवर्ड तो यही है कि हमने पब्लिक ओपिनियन को कन्विंस करना है, पीटीआई के वर्कर्स को कन्विंस करना है। हम इस सिलसिले में मीटिंग्स करेंगे। आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि पीटीआई के जो फाउंडिंग मेंबर्स हैं वो सामने आएंगे, वो बोलेंगे, वो मीडिया पे बोलेंगे, मीटिंग्स हम करेंगे। और हमारी ख्वाहिश यही है कि ये जो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हैं ये उन्हीं असूल और उन्हीं बुनियादों पे किए जाए जिस तरह पीटीआई तवक्को करती है कि कौमी इलेक्शन हो, यानी लेवल प्लेइंग फील्ड। तो ये लेवल प्लेइंग फील्ड अपने वर्कर को क्यों नहीं देते? ये उस अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन खुद क्यों नहीं उसको ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए कोशिश करते? कम से कम वो इसका इजहार करें कि देखिए जी, हमारे पास टाइम कम है लेकिन हम इस चैलेंज को कबूल करते हैं, हम इस इलेक्शन का स्केड्यूल भी अनाउंस करेंगे, ट्रांसपेरेंट लोगों पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर और प्रोविंशियल इलेक्शन कमीशन का ऐलान करेंगे, जिलाई और सूबाई और कौमी सतह पे वोटर लिस्टों का इजरा करेंगे, आप इसकी तस्दीक करें। ये तरीके कर कम से कम कोशिश तो करें। अगर टाइम कम है वो फिर बात की बात है। नहीं, आने वाले दिनों में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखेंगे हम, या पीटीआई में वो इंक्लूजन कैसे होगी बानी रहनुमाओं की? क्योंकि अभी तक तो पार्टी आपके कंट्रोल में नहीं है या आपके हाथ में नहीं है, तो कैसे टेक ओवर करेंगे? या कोई पैरेलल कोई प्लेटफॉर्म क्रिएट करेंगे? क्या करने जा रहे होंगे? व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? देखिए, मैं आपको ऑनेस्टली बताता हूं कि मैं और हम लोग सारे जो हैं, हम वो हतमी जो स्टेप है वो अभी नहीं लेना चाहते। हम चाहते हैं कि बेटर सेंस शुड प्रिवेल। हम चाहते हैं कि पब्लिक और वर्कर का प्रेशर हो। हम चाहते हैं कि वो राय रास्त इनको बताते रहें। लेकिन ये आज मैं आपके प्रोग्राम में पहली दफा कह रहा हूं, लेकिन हम हर हद तक जाएंगे, कानूनी हद तक जाएंगे कि इस पार्टी को बचाएं और इस पार्टी के इलेक्शन सिंबल को बचाएं, इस पार्टी की सियासत को बचाएं और इसका जो वजूद है उसको बचाएं कि मुकम्मल इंतशार से बच जाए। बट पार्टी इज लेफ्ट विद ओनली मतलब हार्डली 20 डेज नाउ। 20 से भी कब रह गए कि इंटर पार्टी इलेक्शंस कराने का इलेक्शन कमीशन ने कहा है। वो क्या कानूनी ऑप्शन आपके पास मौजूद है अकबर साहब? आप आने वाले दिनों में देखेंगे, देखिए कानूनी ऑप्शंस बहुत है, लेकिन इस वक्त तो इलेक्शन कमीशन ने उनको मौका दिया है 20 दिन का। अब वो 20 दिन में क्या करते हैं इस वक्त जो नजर आ रहा है, वो तो उन्होंने शायद उसको चैलेंज किया सिंध हाई कोर्ट में। आज भी शायद उनकी कोई एक इजलास वगैरह हो रहा है, उसमें वो क्या लाएअमल इख्तियार करते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि वो इस वक्त भी अगर इस्लाह की तरफ जाना चाहते हैं, भी वो अपनी वो पुरानी रविश और पुरानी डगर पे चलना चाहते हैं। तो ये हम हालात के साथ साथ फिर इस पर फैसला करेंगे। अच्छा अकबर साहब, लास्टली कल बड़ा इंपॉर्टेंट इजलास है चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जेर सदारत इलेक्शन कमीशन में, जिसमें चेयरमैन पीटीआई पार्टी सरबराह रह सकेंगे या नहीं रह सकेंगे, ये फैसला होगा। तो व्हाट आर यू लुकिंग एट? क्योंकि तोशा खाना केस को जवाब बनाकर ये पिटीशन की गई है। तोशा खाना केस के अंदर जो सजा है वो तो मुअत्तल है। तो आप क्या देख रहे हैं इसमें? चेयरमैन पीटीआई रहेंगे या नहीं रहेंगे? इस पर तो खैर मैं कोई तबसरा स्पेकुलेट नहीं करना चाहता, क्योंकि ज़ाहिर है ये मैंने 8 साल इलेक्शन कमीशन से उम्मीद की थी और मैं फोर्स ऑफ एविडेंस से बात करता था। चूँकि मैंने इन मामलात की इतनी गहराई से इसको देखा नहीं है, तो मैं प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। ये इलेक्शन कमीशन ही एक बेहतर फोरम है, आइनी फोरम है जिस पे वो फैसला करेगा। लेकिन जो पॉलिटिकल मोरालिटी की बात हम करते थे, जो पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान बात करते थे, जो बरतानिया और मगरिब की मिसालें देते थे कि किस मामूली बातों पे वजीर और लीडरशिप जो है वो इस्तीफ़ा दे देती है। यहाँ 70 सफ़ों का एक फ़ैसला मौजूद है अगस्त 2022 का फॉरेन फंडिंग केस में, जिसमें तमाम टॉप लीडरशिप जो है उसमें मुलविस पाई गई है। उसमें कौन सी बेज़ाब्तगी नहीं हुई? उसमें फाइनेंशियल बेज़ाब्तगी हुई है, उसमें अकाउंट्स को छुपाया गया, उसमें गैर कानूनी फंडिंग हुई है, उसमें ऑफशोर कंपनियों की फंडिंग हुई है, उसमें फेक सर्टिफिकेट्स दिए गए हैं। तो मैं तो बहुत अरसे से कह रहा हूं कि देखिए, आप एक स्टैंडर्ड सेट करें, आप खुद 2 कदम पीछे हट जाएं और वर्कर को एक ट्रांसपेरेंट तरीके से मौका दें कि वो नई लीडरशिप चुने। इससे पार्टी इदारा बनेगी, इससे सियासत में वो एक मस्बत रोल अदा कर सकेंगे। तो ये तो मेरे ख्याल में तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। लेकिन क्या इलेक्शन कमीशन का क्या फैसला होता है ये तो ज़ाहिर है कल ही पता चलेगा। बहुत शुक्रिया अकबर इस बाबर साहब, आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान थे बानी रहनुमा अकबर इस बाबर हमारे साथ मौजूद थे। लेट्स टेक अ वेरी क्विक शॉर्ट ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो पीपल्स पार्टी और नून लीग के माबैन जो पॉलिटिकल टग ऑफ वॉर जारी है, इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ
पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान इलेक्शंस का माहौल बनते ही कशमकश रूज पर है। वहीं सेनेट में साबिक वजीर खजाना इसहाक डार के कायदे ऐवान बनाए जाने पर भी इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए हैं। यूं तो निगरां वज़ीर आज़म का इस्तेहकाक है, वो जैसे चाहे कायदे ऐवान के लिए तजवीज़ कर सकते हैं, लेकिन हमेशा रिवायत रही है कि निगरां हुकूमत सेनेट में अक्सरियती जमात से अपना नुमाइंदा मुकर्रर करती है। 2013 और 2018 में पीपल्स पार्टी के सेनेटर फारूक एच नाइक को कायदे ऐवान नामजद किया गया था। अभी तहरीक इंसाफ की 26, पीपल्स पार्टी की 21, नून लीग की 17 सीटें हैं, लेकिन कायदे ऐवान इसहाक डार को मुकर्रर किया गया है, जिसने पीपल्स पार्टी के इन शकूक व शुबहात में इजाफा कर दिया है कि निगरां हुकूमत मुस्लिम लीग नून की बी टीम के तौर पर काम कर रही है। वहीं पीपल्स पार्टी की इस तकर्री की मुखालफत करते हुए ये सोच है कि शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म नहीं तो कायदे ऐवान इसहाक डार की बजाय किसी और सेनेटर को होना चाहिए। साथ ही खुर्शीद शाह साहब ने भी तनकीद के खूब वार किए। खुर्शीद शाह साहब क्या कहते हैं, ज़रा उसकी एक झलक रखता हूँ। आपने 2014 में 15 में जो स्लोगन दिया था कि वोट को इज्जत दो, और इस्लामाबाद से चले थे लाहौर तक, लाहौर से चले थे आप पंजाब के आखिरी कोने तक, वोट को इज्जत दो, क्या आप इज्जत दे रहे हैं? आपके लोग तो कह रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं, एस्टेब्लिशमेंट हमारे साथ, फिर आप इमरान खान को क्यों क्या कहते हो? जो भी एस्टेब्लिशमेंट के साथ जाएगा, एस्टेब्लिशमेंट सबकी है, सारे मुल्क की है, सब आवाम की है, सब लोगों की है, किसान की भी है, मजदूर की भी है। पीपल्स पार्टी के आजिज धामरा के भी मोर और लेस ऐसे ही तहफुजात हैं जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सामने रखे जा रहे हैं। होश के नाखून लिए जाएं, इक्तदार आने जाने वाली चीज होती है। अगर आपके पुराने नारे को हम ले लें कि वोट को इज्जत दो, तो वोट को अगर इज्जत मिली जो पीपल्स पार्टी की जदोजहद और ख्वाहिश है, तो फिर मियां साहब आप प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते। हाँ, ठीक कह रहे हैं आप कि अब वोट को नहीं, सिर्फ मुझे इज्जत दो, मगर अगर मेरे वोट पे डाका डला और इस शर्त की बुनियाद पर डला तो पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी मुजाहिमती तहरीक जन्म लेगी। इसी पर बात करेंगे। इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हसन मुर्तज़ा साहब ने भी ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम हसन मुर्तज़ा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। हसन साहब, सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने स्टेटमेंट्स में खासी एग्रेसिव दिखाई दे रही है, खासा एग्रेसिव मोड है। क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की वो जो 2/3 अक्सरियत मुमकिन तौर पर जिसकी जो नून लीग क्लेम करी, इससे खाइफ तो नहीं है पीपल्स पार्टी? बहुत शुक्रिया जी। देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा जो है वो सियासत की है, अग्रेसिव से कभी इंतहा पसंदी नहीं की। इससे पता नहीं अब आपका क्या मतलब है अग्रेसिव से, क्या यानी बड़े जारहाना स्टेटमेंट सामने आ रहे हैं, बड़ा डायरेक्टली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को अटैक कर रहे हैं, खासतौर पे लीगी कायद नवाज शरीफ साहब को जिस अंदाज में मुखातिब कर रहे हैं, वो मोड बड़ा एग्रेशन है, मेरा ये मुराद है। नहीं, देखें, लीगी क़यादत पे बात करना क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का राइट नहीं है? क्या एक मुस्बत अंदाज में तनकीद करना क्या ये पीपल्स पार्टी का राइट नहीं है? क्या जो पीपल्स पार्टी देख रही है, जिसके लिए पीपल्स पार्टी ने एक स्ट्रगल की है, कुर्बानियां दी हैं, अगर उस आइन की पामाली हो रही हो तो पीपल्स पार्टी का बोलना हक नहीं है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इखलाकियात के दायरे में रह के बात करती है, सियासी गुफ्तगू करती है, तामीरी तनकीद करती है। पीपल्स पार्टी ने कभी किसी की जात को निशाना तो नहीं बनाया। बिल्कुल, ये पीपल्स पार्टी का राइट है कि तनकीद करे, लेकिन ये तनकीद खासी पर्सन स्पेसिफिक है, ये मियां नवाज शरीफ साहब पर की जा रही है। आपको क्या लगता है कि मियां साहब पर जो एवन फील्ड और अल-अज़ीज़िया केसेस हैं, जिसमें वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज भी पेश हुए हैं, उसमें को क्लीन चिट मिल जाएगी मियां साहब को और चौथी बार वज़ारत उज़्मा की राह हमवार होती हुई देख रहे हैं? देखिए, हमें इस चीज से गरज नहीं है। मियां साहब चौथी दफा नहीं, 10वीं दफा भी अगर आइन उन्हें इजाजत देता है और वो एक जमहूरी और आइनी तरीके से आते हैं तो उनका हक है वो जरूर बने। लेकिन जहां तक ये तनकीद को ये समझा जा रहा है ना कि पीपल्स पार्टी अग्रेसिव है और वो शायद ये समझ रही है कि मैं हुकूमत में नहीं आऊंगी तो कोई क़यामत आ जाएगी, पीपल्स पार्टी ऐसा कुछ नहीं कर रही। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जनरल ज़ियाउल हक को भी फेस किया, मियां साहब को भी फेस किया। जितने हमारे पे केसेस बने, आसिफ अली जरदारी साहब 14 साल तक जेल उन्होंने काटी, वो मियां साहब की मेहरबानी की बदौलत थी। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो उनसे कभी कोई वो गरज नहीं, वो इंतकाम की सियासत की बात नहीं की, बल्कि जमहूरियत के फरोग के लिए, मुल्क के आइन की मजबूती की खातिर हम तो मियां साहब के साथ भी बैठे। आज अगर हमें चौथी दफा तकलीफ होती तो तीसरी दफा उन्हें बनने का मौका भी तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दिया था, वो किसी और ने तो नहीं दिया उनको।
तो इस तरह इसे इस तनाजुर में नहीं देखना चाहिए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो सिर्फ इसलिए अग्रेसिव है कि शायद मियां साहब चौथी दफा वजीर आजम बन रहे हैं। पीपल्स पार्टी का अग्रेसिव होना इस सेंस में भी, अगर आप पॉजिटिव सेंस में भी ले, कि हम ये चाहते हैं कि वो आईनी तरीके से तो चौथी दफा बने, वो किसी का कंधा इस्तेमाल करके ना बने, वो फिर वही 90 की दहाई की तरफ हमें सियासी तौर पर ना लेके जाए। हम इंतकाम की सियासत नहीं चाहते, हम लड़ाई झगड़ा अच्छा, नहीं हसन चाहते। मुर्तज़ा साहब, हम पीपल्स चाहते हैं पार्टी के कि सिर्फ जो हमारी एग्रेशन से आईनी क्या होगा? हैसियत है, उसके मुताबिक हम अपना किरदार अदा कर देखिए, सकें। मियां साहब तो सूबों में जा रहे हैं। अब कराची में उनकी टीम उतार दी उन्होंने, केपी में वो खुद कैंपेनिंग करके आए, मरी में क़याम किए हुए हैं, वो जा रहे हैं, विजिट कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, तंजीम साजी के ऊपर फोकस है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तो लग रहा है कि अपना हाउस इन ऑर्डर नहीं है। नहीं, यही तो बात है कि आप परसेप्शन बिल्डिंग जो कर रहे हैं, क्या आपको केपी के अंदर चेयरमैन की मूवमेंट नजर नहीं आई? क्या वो सियासी मूवमेंट नहीं थी? क्या अब चेयरमैन पंजाब में आ रहे हैं और हम नेक्स्ट वीक से अपना दौरे शुरू कर रहे हैं, हमारे प्रेसिडेंट पंजाब, और इंशाल्लाह ताला दिसंबर के फर्स्ट वीक में चेयरमैन बिलावल भी यहाँ होंगे और उनकी क़यादत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब के अंदर एक्टिविटी भी करेगी, लोगों से भी मिलेगी, राब्ते भी करेगी। हमने एक कमेटी बना दी जो दूसरी जमातों से राब्ता करेगी अपने इंतखाबी इत्तेहाद के लिए। तो वो एक्टिविटी पीपल्स पार्टी की नहीं है। हम तो हसन वो साहब, वो जमात है स्टेटमेंट जिन्होंने सारा सबसे शुरू हो पहले गया ना, इंतखाब का मुतालबा किया है। आसिफ अली जरदारी साहब और बिलावल साहब के माबैन वो जो एक मामला चला, उसमें कोई फायर फाइटिंग हो गई है? मतलब अगर कोई नाराज था तो मना लिया गया है? और मैं तो इस नहीं, कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहा हूँ कि हाउस ऑर्डर में अब नहीं, कतन कोई ऐसी न लड़ाई है न झगड़ा है। आसिफ अली जरदारी जो है वो उनके वालिद हैं, बुजुर्ग हैं, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत हैं, वो हमारे को चेयरमैन हैं। उनका किसी चीज पे एक मौक़िफ़ होना, वो साहिब राय है और उनको पूरा इख्तियार है कि वो अपनी राय का इजहार करे। और चेयरमैन बिलावल भुट्टो को जो बहैसियत बेटा अगर वो कोई बात करते हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि वो किसी का बैरूनी मामला है, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का या उनका खानदानी मामला है, वो उसको हल कर लेंगे। उसमें तो कोई ऐसा नहीं है। नहीं, लेकिन इसके बाद पॉलिसी शिफ्ट आएगा कोई, या जो स्टेटमेंट्स हैं उसमें कोई बदलाव दिखाई देगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के? खासतौर पे बिलावल साहब जो केपी के अंदर कैंपेनिंग कर रहे थे, वो अचानक रुकी ना, उसमें जिस तरह के स्टेटमेंट्स आ रहे थे, जो पंजाब में आएंगे तो क्या वो टोन डाउन होंगे, कुछ चेंज्ड होगा उनका जो स्टांस है, या कि उसी स्टांस के साथ आएंगे जो केपी में था? नहीं, इंशाअल्लाह ताला क़यादतें विजन के मुताबिक जो है वो फैसले करती हैं और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो बड़े मंझे हुए और सुलझे हुए सियासतदान हैं। उन्होंने प्रूव किया है अपनी वजारत खारजा के दौरान कि उनकी सियासत जो है उसमें क्या उनका किरदार और हैसियत है, वो किसी को बताने की या किसी तारफ की मोहताज नहीं है। तो इंशाअल्लाह ताला वो अपने नजरिए के साथ पंजाब में भी तशरीफ लाएंगे और वो यहाँ पे भी जो फैसले हैं वो बेहतर अंदाज में करेंगे। और आसिफ अली जरदारी साहब की क़यादत में हम सारे मुत्तहिद हैं। लास्टली हसन मुर्तज़ा साहब, ये जो ख़ास तौर पे लाडला का परसेप्शन क्रिएट हो गया है नवाज शरीफ साहब से मुताल्लिक, तो क्या कहीं पर आसिफ अली जरदारी साहब ने ये पोस्ट भी करने की कोशिश की है इस्टेब्लिशमेंट को कि अभी बातचीत हो सकती है, को बातचीत का दरवाज़ा खुला हुआ है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, कोई डेडलॉक नहीं है, या पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर नहीं गए मामला? देखें, ये वैसे लाडला प्लस जो है ना, ये इतना फखरिया बात नहीं है कि ये उनके लिए एक मैं समझता हूँ सबक होना चाहिए। हर 10 साल के बाद जो मुल्क छोड़ के जाना पड़ता है ना, वो लाडला प्लस होने की सजा मिलती है। तो अगर आदमी इस मुल्क में रह के जमहूरी अंदाज में और जमहूर की बात करे और सियासत करे तो शायद ऐसी तकलीफें ना उठाना पड़े बार बार। हसन मुर्तज़ा साहब, आई हैव टू टेक अ वेरी क्विक शॉर्ट ब्रेक। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा हसन मुर्तज़ा साहब हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू आपने सुनी है। चौधरी निसार अली खान की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत को लेकर खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ये क्लेम किया गया कि चौधरी निसार अली खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन करें, और सोशल मीडिया के ऊपर ये परसेप्शन डेवलप किया गया, जिसके बाद चौधरी निसार अली खान की जानिब से ये स्टेटमेंट सामने आया कि वो आज़ाद हैसियत में ही नेक्स्ट इलेक्शंस को कंटेस्ट करेंगे। चौधरी सर जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़कर
पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ ज्वाइन कर ली और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के बाद दोबारा ये खबरें गर्दिश करने लगी कि जब वो राह रस्म बेहतर अंदाज में नहीं बढ़े या मामला आगे बढ़ते हुए नहीं देखे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में दोबारा से वापसी के लिए कोशिशें करने लगे, पर तोड़ने लगे। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी नो लिफ्ट का बोर्ड लगा हुआ है, कोई ग्रीन सिग्नल नहीं मिल रहा है। और इस वक्त जो मुमकिन सिचुएशन दिखाई दे रही है खास तौर पे नेशनल हुकअप के अंदर, पॉलिटिक्स के अंदर, वो क्या है? अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो केपी में सर उठाती हुई दहशतगर्दी का जिक्र करेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। 40 बरस तक जिन मेहमानों की मेज़बानी में पाकिस्तानियों ने दिन रात एक किए, जानो माल की परवाह के बगैर जिनकी खातिर मदारत की गई, वही मेहमान अपने मेज़बानों की कमर में छुरा घोंपते हुए ज़रा सोच नहीं रहे। आज बन्नू में एक सिक्योरिटी फोर्सेस पर एक खुदकुश हमलावर ने एक हमला किया। इस हमले में 2 अफराद शहीद और 3 एहलकारों समेत 6 अफराद जख्मी हो गए। ISPR के मुताबिक खुदकुश हमलावर की शिनाख्त अफगान शहरी के तौर पर हुई है, जिसका ताल्लुक कलदम TTP के हाफिज गुल बहादुर ग्रुप से है। आदाद शुमार का जायजा लिया जाए तो मालूम होता है कि साल 2022 और 2023 में होने वाले 16 खुदकुश बमबारों का ताल्लुक अफगानिस्तान से साबित हो चुका है। इसके अलावा लातादाद दहशतगर्द हमलों में भी अफगान ओरिजिन के दहशतगर्द मुलव्विस पाए गए और अफगानिस्तान की सरजमीन भी मुसलसल पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। इस वक्त मुल्क में गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों को मुल्क वापस भेजने का मिशन जोरों शोर से जारी है, जो मुल्क की सिक्योरिटी और माशी सूरत हाल के हवाले से निहायत अहम है। पहले PTI हुकूमत ने इन दहशतगर्द गिरोहों से बातचीत करके इन्हें दोबारा सरजमीन पर आबाद करके मुल्क को एक आग में धकेला और अब भी कुछ जमातें और NGOs इंसानी हुकूक के नाम पर इनकी पुष्पनाई कर रही हैं, जिसका पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। शायद अब वक्त आ गया है कि गैर कानूनी अफगान बाशिंदों को पनाह देने वालों के गिर्द जो कानूनी घेरा है उसको तंग किया जाए, क्योंकि ये गैर कानूनी अफगान लोग अरसा दराज से पाकिस्तान में रहते रहे हैं, इसलिए पाकिस्तान में तकरीबन हर जरिया माश के साथ जुड़े रहे हैं। चाहे ज़मीनों का कारोबार हो, तिजारत हो, लेन देन हो, तामीराती काम हो, माइंस, किराएदारी, प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त या मुख्तलिफ इक़साम की मजदूरी, ये गैर कानूनी अफगान हर जगह पर पाकिस्तानी मालिकान के ज़ेरे सरपरस्ती काम करते रहे और अभी भी कई जगहों पर काम कर रहे हैं। वक्त की आम ज़रूरत है कि जो पाकिस्तानी बिजनेसमैन या अफराद इन गैर कानूनी अफगान लोगों की सरपरस्ती फराम कर रहे हैं या उनके खिलाफ भी सख्त कानूनी एक्शन किया जाए और कोई भी सियासी पार्टी लीडर या कोई और मकतबे के लोग जो इन गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की सरपरस्ती या फिर माली स्पॉन्सरशिप कर रहे हैं या फिर माली फ़ायदे के लिए उनको तहफ़्फ़ुज़ या फिर कोई पासपोर्ट जैसा जवाज़ फराम कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ भी रियासत को फौरी कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। और ये देखा गया है कि कुछ लोग अपने मज़मूम मकासद के हुसूल के लिए इन गैर कानूनी अफगान लोगों को बिला जवाज़ तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए एक मन घड़त सियासी और लिसानी बुनियाद पर बयानिया बनाकर लोगों को इस संजीदा नेशनल सिक्योरिटी के मसले पर गुमराह कर रहे हैं और फिर उस पर अपना जो पॉलिटिकल गेन है वो भी लेने की कोशिश कर रहे हैं। एक आवाज़ लगाई जा रही है कि शायद रियासत इन गैर कानूनी जो इमिग्रेंट्स हैं उनके साथ कोई अनजस्टिफाइड रवैया अपनाए हुए है, लेकिन असल में वो इस मसले को हवा देकर अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट जो है उनको भी जो है वो गेन करना चाहते हैं और फिर उसका नतीजा ऐसे ही निकल रहा है जैसा आज बन्नू में सिक्योरिटी फोर्सेस पर दहशतगर्द हमले की सूरत में निकला है। खैर, प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा है। आप सब इंशाअल्लाह कल अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।